हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम पारिस्थितिकी जो चैप्टर हमारा चल रहा था, हमने पिछले लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये अगला लेक्चर, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस या एमपी के जितने भी एग्जाम है, जेल प्रहरी, वन विभाग और जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो उसके हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये टोटल जितने हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे के सारे आप जरूर करिए, ताकि ये होगा कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपकी एक तैयारी का आपको अनुमान लग जाएगा और एक टेस्ट के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितनी चीज़ें आपसे बन रही है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि इनमें से कौन सी वाहिकाएं हैं जो कि CO2 युक्त रक्त मतलब अशुद्ध रक्त को कहाँ तक, हृदय तक लेकर जाती है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। की जो सिरा है इसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है, मतलब धमनियों द्वारा क्या होता है, शरीर के अन्य भागों तक O2 युक्त रक्त को पहुंचा दिया जाता है और जब O2 युक्त रक्त जब CO2 युक्त रक्त हो जाता है मतलब अशुद्ध हो जाता है, तो उसे वापस हृदय तक कौन लेकर जाता है, तो सिराएं लेकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जब हम अपने हाथ, ठीक है, जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तब हम धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं जिसे नाड़ी कहते हैं। तो आप अगर आपका राइट हाथ को, ठीक है, राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के साइड में रखोगे, जैसे ही हम हथेली की जस्ट नीचे, तो आपको नस चलती हुई दिखाई देगी, मतलब एक धड़कन जिसको धड़कना है उस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे, आपको डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमारे हाथ पकड़कर वो देखते हैं कि नस बराबर या प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, तो वो करते क्या है, तो धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण वह आवाज आती है या फिर हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो ये एमपी पुलिस के ही सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं कि निम्न में से कौन सा नष्ट नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीथीन के जो थैले होते हैं ये गलते नहीं है, मतलब ये नष्ट नहीं हो सकते। बाकी रेशम की साड़ी भी नष्ट हो सकती है, पटसन का थैला नष्ट हो सकता है, कपड़े के शर्ट नष्ट हो सकते हैं, पर पॉलीथीन जो सालों साल या फिर हजारों साल तक गलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर का, कि केचुए किसान के मित्र होते हैं क्यों। ठीक है, तो केचुए ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो केचुए हैं वे किसान के मित्र होते हैं, परंतु हमसे यहाँ पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है कि वे मिट्टी खोदते हैं। कौन, तो केचुए मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं, मतलब किसमें, तो मिट्टी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का, कि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में मुख्य योगदान किसका है। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड तापमान बढ़ रहा है तो उसमें मुख्य कारण या मुख्य योगदान किस चीज़ का है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। किसका मुख्य योगदान होता है, तो CO2 का मुख्य योगदान होता है तापमान बढ़ाने में, ये चारों गैस दिए उसके अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134वें नंबर का, कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निम्न में से कौन सा कथन सलाह के लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो यदि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार नागरिक है, तो आपको कौन सी सलाह नहीं देनी चाहिए वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फसलों के लिए सही मात्रा में उपस्थिति अनुकूल पीड़कनाशी का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो जो बोल रहा है कि फसल के लिए सही मात्रा में, मतलब एक निश्चित मात्रा जो होनी चाहिए, पारिस्थितिकी अनुकूल, मतलब जो हमारी फसल है उसमें जो कीटाणु जीवाणु और भी चीज़ें पाई जा रही है उनके अनुकूल पीड़ानाशी, ठीक है, का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब इसको हम सलाह दे के रूप में दे सकते हैं। नष्ट होने और नष्ट नहीं होने वाले बेकार पदार्थों को पृथक करें, ये भी बिल्कुल सही है कि जो नष्ट हो सकते हैं उन पदार्थों को और जो नहीं नष्ट हो सकते हैं उन पदार्थों को अलग अलग पृथक करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो अच्छी मात्रा में उर्वरक और पीड़कनाशियों के प्रयोग से सब्जियों
सब्जियां अपने आप विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने पूछा था कि कौन सी सलाह नहीं देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा राइट आंसर कि अच्छी मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में उर्वरक और अधिक मात्रा में जो फसल है या फिर खेत है उसमें उर्वरक नहीं डालना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है ऑप्शन की अच्छी मात्रा में उर्वरक और पीड़कनाशियों के प्रयोग से सब्जियां अपने आप विकसित होती है। तो ये थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने यही बोला है कि कौन सी सलाह नहीं देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 135वें नंबर का कि जल का धरती में अंतः स्पंदन दर किसके कारण घट जाती है। ठीक है, तो जल का धरती में अंतः स्पंदन दर किसके कारण घट जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा राइट आंसर, वन उन्मूलन के कारण क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136वें नंबर का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये, कि जब प्याज, मूली, गाजर जैसी फसलों की खेती, ठीक है, मतलब किसकी खेती, प्याज की, मूली, गाजर जैसी फसलों की खेती में वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी एमपी पुलिस में आया हुआ ही क्वेश्चन है। हम युवा सब्जी, मतलब ताजी सब्जी जिसको हम बोल सकते हैं, युवा सब्जी को बाजार में उपलब्ध कराते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो प्याज, मूली, गाजर है, जब इनकी अच्छी वृद्धि हो जाती है तब हम इसे, या युवा सब्जी मतलब ताजी सब्जी को बाजार में क्यों उपलब्ध कराते हैं, या ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि यह इसलिए किया जाता है जिससे कि वृद्धि कर रहे पौधे की अति मात्रा से बचा जा सके। ठीक है, मतलब ये अधिक वृद्धि होने पर ये उससे बचा जा सके, इसलिए ये युवा पौधों को समय समय पर हटा दिया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक लिमिट में मूली को बड़ा किया जा सकता है, उसके बाद हम उसे मार्केट में ला लेते हैं, नहीं तो मूली खराब हो जाएगी बड़ी होकर। उसी प्रकार गाजर को भी एक निश्चित युवा अवस्था में मतलब ताजी होती है और उस टाइम हम उसे मार्केट में ला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये एमपी पुलिस 2016 में ही आया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 137वां कि निम्न में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कौन है जो हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है, तो हरे फेफड़ों के रूप में कार्य कौन करता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, वनों को कहा जाता है, और उसमें भी अमेजन वन को। तो हरे हरे मतलब हरे होते क्या है, पेड़ होते हैं, तो फेफड़े मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन त्यागते हैं। तो उस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 138वें नंबर का कि निम्न में से किस प्रकार की मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी मृदा है जिनके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा राइट आंसर की जो चिकनी मिट्टी होती है, इनके जो कण होते हैं उनका आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसमें पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, चिकनी मिट्टी में पौधों की जो वृद्धि है उतनी आसानी से नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 139वें नंबर का कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से क्यों पड़ता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि पृथ्वी का जो चारों आवरण का तापमान क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से क्यों पड़ता है, किसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर की IR किरणों के द्वारा। ठीक है, IR किरणों के द्वारा मतलब अल्ट्रा, यहाँ जाएगा IR किरणों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140वें नंबर का कि जुते हुए खेत में मृदा के बड़े टुकड़ों का क्या किया जा सकता है। तो जब क्या होते हैं, खेत की जुताई की जाती है तो उसमें मृदा के बड़े टुकड़े निकल जाते हैं। ठीक है, आपने कल्टीवेटरिंग या फिर प्लाऊ करते हुए देखा होगा, तो उसमें मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े निकल जाते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर की मृदा के बड़े टुकड़े जिन्हें क्राम्ब कहा जाता है। ठीक है, तो बड़े टुकड़े उन्हें साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, तो क्राम्ब कहा जाता है। उन्हें समतावादी या समतल जिसे हम बोलते हैं, समतावादी मतलब जिससे हम उन टुकड़ों को छोटे कर सकते हैं और समतल कर सकते हैं। समतावादी के द्वारा समतल कर दिया जाता है किनको, बड़े बड़े टुकड़ों को, और बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो क्राम्ब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 141वें नंबर का कि केचुए को मृदा से बाहर निकाल कर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 141वें नंबर का कि केचुए को मृदा से बाहर निकालकर खुले में रख देने पर वह तुरंत ही मर जाता है। तो जो केचुए होते हैं उन्हें अगर हम, जो गीली मृदा में वैसे भी वो रहते हैं, तो यदि हम उन्हें वहाँ से निकाल कर क्या करते हैं, यदि धूप में रख दे तो वो तुरंत मर जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वो नम त्वचा से क्या होते हैं, सांस लेते हैं, परंतु जैसे ही उसे धूप में रखेंगे केचुए को, तो उसकी नम त्वचा क्या हो जाएगी, रूखी हो जाएगी और श्वास नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 142वें नंबर का कि फसल की वृद्धि से पहले क्या
चरण है, ठीक है। तो फसल की वृद्धि से पहले क्या चरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो फसल की वृद्धि होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किसान को क्या करना चाहिए, तो मृदा को जोतने के द्वारा अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की फसल की वृद्धि से पहले कौन सा चरण होता है, तो सबसे पहले मृदा को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है और उसके बाद ही वहाँ पर फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला 143वें नंबर का क्वेश्चन है कि वह सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तन करते हैं जाने जाते हैं, ठीक है। तो वह सूक्ष्म जीव जो कि वनस्पति को और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। उसे हम कहते हैं क्या, अपघटक बोलते हैं। मतलब हमने मान लीजिए ये पूरा का पूरा कचरा रख दिया, तो जो इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इसे मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। या फिर आपने कोई जंतु को मरा हुआ देखा होगा, तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो किसके कारण होता है, अपघटक के कारण। अपघटक उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन वन उन्मूलन के विषय में सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि वन उन्मूलन के विषय में सही नहीं है, ये सही नहीं वाला हमको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर कि मृदा अपरदन वन उन्मूलन का मुख्य कारण है, ठीक है। तो मृदा अपरदन वन उन्मूलन मतलब अगर हम वन को लगाएंगे तो मृदा अपरदन क्या होगी, कम होगी, परंतु यहाँ पर वो बोल रहा है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण वन उन्मूलन है, मतलब वन लगाने से मृदा अपरदित होती है। तो ये उसने गलत छांटने को बोला और सेकंड ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 145वें नंबर का कि साइलो और धान्यगार क्या है, ठीक है। तो जो साइलो है और धान्यगार क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि साइलो और धान्यगार अनाज के भंडारण के लिए और उसे कीट, चूहों और अन्य पीड़कों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम, ठीक है। तो जो साइलो और धान्यगार या फिर हम इसको जिसको वेयर हाउस बोलते हैं, तो वह क्या होती है, तो अनाज को भंडारण के लिए उसे कीट, चूहे और अन्य पीड़कों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जो गोदाम होती है उसे कहा जाता है साइलो या फिर धान्यगार, या फिर इसे ही हम वेयर हाउस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 146वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा असत्य है वो हमें छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है कि वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वन की जो वनस्पति है मतलब पेड़ पौधे हैं वह पशुओं से स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ये दोनों एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। मतलब पशु क्या करते हैं, वनों को खाते हैं और वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु ये बोल रहा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। तो उसने असत्य पूछा है, तो असत्य यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 147वें नंबर का कि ढीली मिट्टी इसके विकसित में मदद करती है, ठीक है। तो जो ढीली मिट्टी है इसके विकास में मदद करती है। तो जो ढीली मिट्टी है वो किसके विकास में मदद करती है, हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीव और केंचुए के विकास में मदद करती है, ठीक है। तो वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म यंत्र की जरूरत पड़ती है उसे हम सूक्ष्म जीव को बोलते हैं। और इनका विकास अधिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर ढीली मिट्टी होगी, ठीक है। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं भुरभुरी मिट्टी होगी। अगला क्वेश्चन 148वें नंबर का यहाँ पर हो जाएगा कि वन आच्छादन के विनाश का मुख्य कारण है, ठीक है। तो वन आच्छादन के विनाश का मुख्य कारण कौन सा है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बांध का निर्माण होने से भी वनों का विनाश होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि अति चराई मतलब ज़्यादा अगर जानवर को हम वनों में छोड़ दें तो वो जानवर अधिक, हम ये बोल सकते हैं वनों को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा राइट आंसर कि वन आच्छादन के विनाश का मुख्य कारण क्या है, तो बांध का निर्माण, उससे भी फसल बर्बाद हो जाती है, पेड़ बर्बाद होते हैं, और अति चराई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 149वें नंबर का हो जाएगा कि छत्रक, फफूंदी और खमीर निम्न का उदाहरण है, ठीक है। तो जो छत्रक है, फफूंदी है और खमीर है वह किन चीज का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये मृतोपजीवी के उदाहरण है। मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले अपघटक की बात कर रहे थे कि अगर पत्तियां या फिर हम कूड़ा करकट हमने इस प्रकार से रख दिया या फिर कोई जीव जंतु मर गया तो उसे अपघटक क्या करते हैं, मिट्टी में या ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, उसे ये मृतोपजीवी भी बोलते हैं। और मृतोपजीवी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो छत्रक आते हैं, फफूंदी आती है और खमीर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 150वें नंबर का कि सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब जितने भी जानवर हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए मतलब खाने के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है, तो उसे बोलते हैं परपोषी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हम अगर मान लीजिए पालक, धनिया या मिर्च वगैरह जो भी सब्जियां खा रहे हैं तो हम क्या है, परपोषी, हम पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है। ठीक है, और वहीं पर अप्रत्यक्ष इसलिए बोला है कि अगर मान लीजिए हिरन है, जो हिरन ने क्या करा, घास खाया और बड़ा हुआ, इसे शेर खाएगा, तो शेर भी अप्रत्यक्ष रूप से इन हिरनों पर डिपेंड है, जिन हिरनों ने किसको खाया था, पौधों पर खाया था। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानवर है वह पौधों पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर पोषित या पर पोषित बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 151वें नंबर का कि कौन सी परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ऐसी कौन सी परत है हमारी पृथ्वी के आसपास जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ओजोन मंडल या ओजोन परत जो होती है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 152वें नंबर का कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो ध्वनि प्रदूषण है इसे नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है कि मोटर वाहनों को प्रभावशाली रव सामक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोटरसाइकिल में प्रभावशाली राव सामक का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सड़क के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आवाज़ को एब्जॉर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और थर्ड यहाँ पर है कि लाउड स्पीकर व शोर उत्पन्न करने वाले संगीत वादकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए यह तीनों के तीनों उपाय करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 153वें नंबर का कि कृषि का इतिहास इसके शुरुआत में विकसित हुआ। ठीक है, तो जो कृषि का इतिहास है इसके मतलब किसके शुरुआत में विकसित हुआ, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं नवपाषाण युग में कृषि का विकास स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा भी जीके पढ़ रहे हैं तो आपने ये पढ़ा होगा, ये प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं या प्राचीन काल का इतिहास जो होता है उसमें पढ़ा जाता है। अगला 154वें नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वन अग्नि इसका उदाहरण है। ठीक है, तो उत्तराखंड में वन अग्नि इसका उदाहरण है। तो वन अग्नि किस चीज़ का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये तेज दहन का। ठीक है, तो वन अग्नि या वन अग्नि हम किसको बोलते हैं, तेज दहन को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो किसी जलने वाले पदार्थ को वायु या ऑक्सीजन के द्वारा जल जाने की प्रक्रिया को दहन बोलते हैं, ये आपको पता होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है 155वें नंबर का कि फसल, ठीक है, फसल से आप क्या समझते हैं। तो फसल जो होती है, फसल से हम क्या समझते हैं, इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो फसल है, इससे हम क्या समझते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं या फसल बोलते हैं। तो एक स्थान पर मतलब एक ही खेत में एक ही प्रकार के अनेक या अनंत पौधे उगाए जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कृषि या फसल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला 56वें नंबर का क्वेश्चन है 156वां कि कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग के आवरण होते हैं। ठीक है, जो कुछ तालाब होते हैं उनके ऊपर हरे रंग के आवरण होते हैं, यह किसकी वृद्धि को दर्शाता है। तो हरे रंग का आवरण है वह किसकी वृद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर कि डिनो प्लेग्लेट्स। ठीक है, किसको दर्शाता है, तो डिनो प्लेग्लेट्स को दर्शाता है तालाब के ऊपर हरा रंग का होना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 157वें नंबर का कि सभी जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ठीक है, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके सब के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ही वृक्ष क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है और उसे हम खाते हैं। तो ये सबसे जो मेन स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है, सूर्य है। और सौर ऊर्जा को किसके द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो और सौर ऊर्जा को किसके द्वारा पकड़ा जाता है ये हमसे बोला गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्णहरित वर्णक द्वारा। तो पर्णहरित वर्णक जो होते हैं ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं और पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं कौन से पर्णहरित वर्णक, जो कि सूर्य की ऊर्जा को ये कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में परिवर्तित करते हैं और उसे हम खाकर जीवित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 158वें नंबर का कि ओजोन छिद्र किसकी अधिकता के परिणाम से के स्रोत है। ठीक है, तो ओजोन में छिद्र होना वो किसकी अधिकता के परिणाम का
कारण है, ठीक है, मतलब किसके अधिक वृद्धि हुई जिसके कारण ओजोन में छिद्र हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो CFC के प्रयोग से, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक प्रयोग होने से ही ओजोन में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। और ओजोन में छिद्र होने का मुख्य कारण ही क्या है, CFC। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, मतलब वो जीव मतलब हम खुद जो कि पौधे द्वारा निर्मित, पौधे ने भोजन बनाया और उसे हम क्या कर ले रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो वे जीव जो पौधे द्वारा प्राप्त निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे बोलेंगे परपोषी, ठीक है, मतलब हमारा पोषण हम किस पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर का कि लीला ने अवलोकन किया कि साफ पानी एक तालाब एक सप्ताह के भीतर ही हरी शैवाल से ढक जाता है। मतलब लीला है, इन्होंने अवलोकन किया कि साफ पानी से भरा एक तालाब एक सप्ताह के बाद ही हरी शैवालों से क्या होता है, ढक जाता है। जनन की किस विधि द्वारा शैवाल इतनी तेजी से प्रसारित होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि तालाब है ये, इसमें पानी भरा है, एक हफ्ते में ही इसमें हरी हरी शैवाल हो जाएगी, तो कौन सी विधि द्वारा जनन करता है कौन शैवाल, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 160 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, शैवाल विखंडन के द्वारा जनन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 161वें नंबर का कि जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल द्वारा किसकी सहायता से होता है, ठीक है। तो जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल द्वारा किसकी सहायता से होता है, तो 161वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर की अवायवी जीवाणु, ठीक है। तो अवायवी जीवाणु के द्वारा होता है किसका निर्माण, तो जैव गैस का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 162वें नंबर का कि वन उन्मूलन इनमें से किसका मुख्य कारण है, वन उन्मूलन किसका मुख्य कारण है, ये हमसे बोला गया है। तो वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि होना, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर कि वन उन्मूलन इनमें से किसका मुख्य कारण है, तो वातावरण में CO2 की मात्रा की वृद्धि का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 163वें नंबर का कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से इनमें से क्या हो सकता है, तो जब CO2 की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, मतलब हमारे पृथ्वी के आसपास का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 164वें नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में हमारे देश में कुछ भागों में बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई है, ठीक है, इसके पीछे कारण है। तो हमारे देश में भूस्खलन हुआ है बहुत सारी जगह, तो इसके पीछे क्या कारण है, यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर वन उन्मूलन मतलब वनों की कमी होना ही क्या दर्शा रहा है, भूस्खलन को दर्शा रहा है, क्योंकि वन अगर अधिक होते तो मिट्टी को पकड़ के रखते जिससे भूस्खलन नहीं होता, पर वन उन्मूलन वनों की कमी होने के कारण ही क्या हो रहा है, वन उन्मूलन भूस्खलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 165वें नंबर का कि ऊर्जा का अप्रदूषित, ठीक है, ऊर्जा का अप्रदूषित और परिमित प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ऊर्जा का जो अप्रदूषित मतलब जो प्रदूषण नहीं फैलाएगा और परिमित साधन क्या है, किसका, वो भी ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा राइट आंसर की धूप, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही जो कि प्रदूषण भी नहीं फैलाएगी और परिमित प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें नियमित और असमय तक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अनियमित, ये अनंत समय तक हमें प्राप्त होते रहेगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 166वें नंबर का कि पीने के लिए योग्य एवं स्वस्थ जल है, ठीक है। तो जो पीने के लिए योग्य व स्वस्थ जल है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पीने के लिए हमें कौन सा योग्य और स्वस्थ जल कौन सा होगा, तो ताज़ा जल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि ताज़ा जल पीने के लिए योग्य और स्वस्थ जल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 167वें नंबर का कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है, ठीक है। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो हमसे पूछा गया है, तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे वायुमंडल का तापमान को क्या करती है, वृद्धि करती है। कौन, तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 168वें नंबर का कि सर्वाधिक जल धारण की क्षमता इनमें होती है। तो सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की मृणमय मृदा, ठीक है। तो मृणमय मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें इस
मृदा के कणों का आकार समथिंग 10⁻⁹ mm का होता है या मीटर का होता है और इनमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार के क्षेत्र में, ठीक है, खरपतवार के क्षेत्र में दूर करने का तरीका और साधन है। ठीक है, तो खरपतवार मतलब हम ये बोल सकते हैं कि खेत में कचरा या चारा का उग जाना ही खरपतवार कहलाता है, या खरपतवार हम जो अवांछनीय मतलब जिनके अन्य चाहे पौधे उग जाना, कचरा जिसको हम बोलते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, खरपतवार। तो खरपतवार को क्षेत्र से दूर करने के लिए मतलब हटाने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर है राइट आंसर कि क्षेत्र में फसल बोने से पहले क्षेत्र के इसके बीजों के बीज को परित्र द्वारा हटाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 170वें नंबर का कि जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब हम वह जीव की बात कर रहे हैं जो कि सरल प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति से सूर्य, CO2 और पानी की उपलब्धता से कच्ची सामग्री का प्रयोग, कच्ची सामग्री में जाएगा पेड़ पौधे जैसे CO2 का यूज़ कर रहे हैं, पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन जीवों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्वपोषी के अंतर्गत आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी बोलते हैं, जैसे इनके अंतर्गत आएंगे पौधे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 171वें नंबर का हो जाएगा कि दिल्ली मेट्रो के अभिगमन हेतु प्रयोग में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मदद की है क्योंकि इस पर चलती है। ठीक है, मतलब दिल्ली मेट्रो ने अभिगमन हेतु प्रयोग में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद की है क्योंकि इस पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 171वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, विद्युत। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने अभिगमन हेतु प्रयोग में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत पर चलती है, कौन सी, वहाँ की ट्रेन। ठीक है, तो विद्युत पर चलती है जिससे वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 172वें नंबर का क्वेश्चन है कि धान, मक्का और कपास जून से सितंबर तक उगाई जाती है। तो जो धान है, मक्का है और कपास जून से सितंबर तक उगाई जाती है, इन फसलों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो धान, मक्का और कपास जो जून से सितंबर तक उगाई जाती है इन्हें क्या कहा जाता है, तो खरीफ की फसल कहा जाता है। और खरीफ की फसल में और क्या जाएगा, तो यहाँ पर सोयाबीन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 173वें नंबर का कि मृदा अपरदन का कृषि में क्या अर्थ है। तो जो मृदा अपरदन है उसका कृषि में क्या अर्थ है, यह क्वेश्चन है। तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि शीर्ष उपजाऊ मृदा को धोना। तो मृदा अपरदन का कृषि का क्या अर्थ है, तो शीर्ष उपजाऊ मृदा का धोना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो शीर्ष से ऊपर की जो मृदा होती है उनका बह जाना ही हम क्या बोलते मृदा अपरदन बोलेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 174वें नंबर का कि एक किसान अपने खेत में 2 प्रकार की फसलों की खेती करता है। मतलब वो कोई किसान है जो कि अपने खेत में 2 प्रकार की फसलों की खेती करता है। इनमें से एक फसल फलीदार मटर है और फसल के इस विशेष संयोजन द्वारा निम्न में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन और समझ लीजिए कि एक किसान अपने खेत में 2 प्रकार की फसलों की खेती करता है। इनमें से एक फसल फलीदार मटर है। ठीक है, एक फसल क्या है, फलीदार मटर है। फसल के इस विशेष संयोजन द्वारा निम्न में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाएगा। तो हमने देखो फलीदार पौधे वहाँ क्या लगा दिए हैं, मटर लगा दिए हैं, तो उसमें क्या पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन उस मिट्टी में पाया जाएगा क्योंकि फलीदार पौधे में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे ही जगह या ऐसा खेत जहाँ पर फलीदार पौधे लगे हैं या फिर दलहनी पौधे लगे हैं तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला 175वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि जमीन में बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं। ठीक है, तो जमीन के बड़े हिस्से में उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉफ़ी और रबर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जमीन में बड़े हिस्से में मतलब बहुत ज़्यादा हिस्से में उगाई जाने वाली रोपण फसलें मतलब जिन्हें रोपित किया जाता है। तो कॉफ़ी और रबर दोनों को क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधार सेल क्या है। ठीक है, तो जो आधार सेल क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि मृदा की सबसे गहरी परत
को सख्त है, ठीक है। मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मतलब जो कठोर पदार्थ जो होता है, मतलब पत्थर जिसको हम बोले, तो मृदा का वह रूप जो कि सबसे ज्यादा सख्त या कठोर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर CFC इनमें से किसका संक्षेप है। मतलब जो CFC का फुल फॉर्म क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 178वें नंबर का कि फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, ऐसी फसलें जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। मतलब वह फसल जिसको बारिश के मौसम में उगा रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो ये कौन सी फसल है, तो ये हो जाएगी धान, क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उसे बारिश के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।